दोस्तों, बिहार के अंदर एक तहसील होती है। वहां पर एक नौजवान लड़का घंटों से बैठा हुआ रोते जा रहा था। उसके साथ उसकी दो नौजवान बहनें भी थी और वो भी उसके साथ बैठी हुई रो रही थी, क्योंकि आज उस लड़के ने अपनी सभी खेती बाड़ी की ज़मीन किसी और को बेच दी थी। और इसी बात को लेकर उन तीनों को गहरा सदमा लगा था। वो अपने अंगूठे पर लगे हुए उस स्याही के निशान को देखता और उसे देखकर लगता कि मानो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तहसील के अंदर बैठे बैठे उन तीनों को सुबह से शाम हो जाती है। तभी एक महिला अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, जब उस महिला अधिकारी की नज़र रोते हुए बहन भाइयों पर पड़ती है तो वो उन्हें अपने पास बुलाती हैं और उनके मामले को गंभीरता से समझने का प्रयास करती है। उसके बाद वो उनसे कहती हैं कि ऐसा करो, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर मिलो। दोस्तों, तहसील के बाहर सड़क पर उनकी फिर से उस महिला अधिकारी से मुलाकात होती है और इसके बाद मैडम उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाती हैं और अपने घर की तरफ ले जाती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है बिहार के बक्सर ज़िले की। एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है और महीना होता है मार्च 2020। एक दिन सुबह सुबह एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार उसके घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से कुछ 5-6 लोग बाहर निकलते हैं। फिर ओमकार को बाहर बुलाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। बैठा क्या लेते हैं, बस ये समझ लीजिए कि उसे ज़बरदस्ती उठा के अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और गाड़ी में डालकर उसे सीधा वहाँ से तहसील की तरफ को ले जाते हैं। तहसील जाते ही वकील के पास पहुंचते हैं, जहां पहले से ही ओमकार के 4 बीघे जमीन के कागजात तैयार थे। अब दोस्तों, वो दस्तखत भी कर देता है और अंगूठे के निशान भी लगा देता है। उसके बाद आगे आगे वकील, बीच में ओमकार और उसके पीछे पीछे वो दबंग लोग होते हैं जो रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां जाते हैं तो ऑफिस के अंदर एक बहुत ही तेज तर्रार महिला अधिकारी बैठी हुई थी, जिस महिला अधिकारी का नाम स्नेहा शर्मा होता है। दोस्तों, इस कहानी में सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। स्नेहा शर्मा जो कि एक पीसीएस अधिकारी होती है, बहुत तेज तर्रार स्वभाव की महिला थी। उनकी उम्र करीब 30 से 32 साल रही होगी। उनके टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी। अब जब उनका नंबर आता है तो ओमकार को अकेले में ही वो अंदर बुलाया करती है। अब जब उनका नंबर आता है तो वो ओमकार को अकेले ही वे अंदर बुलाया जाता है। स्नेहा ओमकार की तरफ देखते हुए कहती हैं कि बताइए कैसे हो ओमकार जी, अब आप अपनी ज़मीन क्यों बेच रहे हो? तो ओमकार कहता है, मैडम मुझे कुछ दिक्कत परेशानियां चल रही हैं। तो स्नेहा मैडम कहती हैं कि ज़रा मुझे भी तो बताओ वो कौन सी परेशानियां हैं। तो ओमकार कहता है कि मैडम हर तरह की परेशानियां होती हैं, अब मैं सब कुछ तो आपको बता नहीं सकता। तो मैडम कहती है, क्या ये ज़मीन बेचने के बाद तुम्हारी जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या तुम्हें तुम्हारी ज़मीन के सभी पैसे मिल गए? तो ओमकार कहता है कि जी मैडम, मुझे मेरी ज़मीन के जो भी पैसे बनते थे उसका एक एक पाई मुझे चुका दिया गया है, 1 रुपया भी अब उधार नहीं रहा। फिर वो उसके चेहरे को थोड़ा गौर से देखती हैं तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अब मैडम उससे आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछती है कि सच बताओ, कोई बात तो नहीं है, क्या हुआ? तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता। 2-4 बूंदें उसकी आंखों से उसके बाद टपकने लगती हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, बस ज़मीन बिक रही है इसलिए ना मेरी आंखें भर आई हैं। तो फिर मैडम कहती हैं, चलो अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर चले जाओ। उसके बाद ज़मीन को ख़रीदने वाले लोगों के नाम मैडम बोलने लगती हैं। तो दोस्तों, वो 4-5 लोग ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे। मैडम के बुलाने पर उनमें से 2 व्यक्ति ऑफिस के अंदर जाते हैं। मैडम उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें एक बार में ही भली भांति पहचान जाती हैं, क्योंकि ये लोग अक्सर महीने या दूसरे महीने में किसी न किसी की ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए ऑफिस में आते रहते थे। और अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 6 महीने में उनकी ये करीब 10वीं या 11वीं रजिस्ट्री रही होगी। तो वो मैडम के सामने आते हैं तो मैडम उन्हें एक बार में पहचान जाती हैं। मैडम बोलते हैं कि सर कैसे हैं आप और कितनी ज़मीन अपने नाम करा के मानोगे? तो वो बोलते हैं कि मैडम सिर्फ 4 बीघा ज़मीन है, उस ओमकार के पास बस यही बची थी, वह वही ले रहे हैं, इससे ज़्यादा तो उसके पास कुछ है भी नहीं। इतना कहकर वो लोग मुस्कुराने लगते हैं। मैडम अब उनकी तरफ देखती है और फिर कहती है कि क्या आप लोगों ने उन्हें उनकी ज़मीन के सभी पैसे दे दिए? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मैडम, सभी पैसे दे चुके हैं। फिर कहती है कि कुछ पैसा उधार या कुछ बकाया तो नहीं रहता?
अच्छा, कैसे कैसे आपने पैसे दिए, क्या मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ज़रा मुझे बताएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि मैडम अगर कायदे से देखा जाए तो उल्टा हमारे पैसे उस ओमकार के ऊपर निकल रहे हैं, उल्टा हमारा ही पैसा उन लोगों पर उधार है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब आप बाहर जाके बैठ जाइए। फिर वो अपने सिग्नेचर करती हैं और उस फाइल को आगे बढ़ा देती हैं जो उनके सहकर्मी बैठे हुए होते हैं, और जैसे कि टाइपराइटर और दूसरे, उनके बाद वो फाइल अब टाइपराइटर के लिए भेज दी जाती है। जैसे ही रजिस्ट्री पक्की हो जाती है, बेनामा उनके नाम आ जाता है, तो वो सभी लोग वहीं पर जश्न मनाने लगते हैं। तहसील के बाहर आते हैं और मिठाइयाँ खरीदते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, और इसके बाद कुछ देर हल्ला मचाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चले जाते हैं। और इधर जो ओमकार होता है वो कार्यालय के बाहर आता है, और तहसील के अंदर ही काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं पर आंसू बहाने लगता है, सिसक सिसक के रोने लगता है। वो सोच रहा था कि सभी कुछ खत्म हो गया, अब वे अपने घर को कैसे जाए। जब उन लोगों ने ज़मीन अपने नाम कराई थी तो वो गांव पहुंचते हैं तो खूब शोर शराबा मचाने लगते हैं। सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है कि आज इन्होंने ओमकार की जो ज़मीन थी वो धोखेधड़ी से अपने नाम करा ली है। तो ओमकार की दो बहनें होती हैं, वो भी ये सब देख रही थी कि ये लोग तो आ गए, लेकिन हमारा भाई अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। अब उन दोनों को अपने भाई को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि उनका भाई 3-4 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। बहनों को पता चल जाता है कि हमारे भाई को ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए ये लोग ले जा रहे हैं, तो वो दोनों भी अपने भाई के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। अब उन्हें अपने भाई की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, तो वो गांव से बाहर जाती हैं और एक बाहर जो एक टेम्पो या कोई रिक्शा होता है उसे पकड़ती हैं और तीसा तहसील की तरफ पहुंच जाती हैं। ओमकार पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा हुआ था जैसे वो पहले था। अभी वो कुछ सोच रहा था। ये दोनों अपने भाई को देखती हैं और उसके पास जाकर उससे कहती थी हैं कि भैया। तो ओमकार अपनी बहनों की तरफ को देखकर एकदम फूट फूट के रोने लगता है। ये दोनों भी उसके पास बैठ जाती हैं, उसे दिलाता देती हैं, चुप कराती हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर अब बहनों के भी आंसू आ जाते हैं और वो भी उसके साथ फुफक कर रोने लगती हैं। दोस्तों, पहले से ही शाम हो चुकी थी। अब तहसील में कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे, और जो थोड़े बहुत व्यक्ति थे उन्हें रोता हुआ देखते उनके पास आते, पूछते कि क्या बात हो गई, तुम बच्चे रो क्यों रहे हो। तो वो दोनों बहनें बातचीत करते हुए कहती कि कोई बात नहीं, बस हमारी कुछ ज़मीनें बिक चुकी हैं, उसी का हमें दुख हो रहा है, इसलिए रोना आ रहा है। अब इनकी बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ से वापस जाते हुए कहते कि ऐसा तो यहाँ रोज़ाना होता रहता है। अब उसकी बहनें कहती कि भैया घर चलो, शाम हो चुकी है, लेकिन ओमकार था कि घर जाने का नाम नहीं लेता। वहीं बैठे बैठे कुछ समय और बीत जाता है और तहसील अब बंद हो जाती है। तभी जो रजिस्ट्रार मैडम होती हैं, जिनका नाम नेहा शर्मा था, वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी, जो उसी ज़िले में रहती थी और जहां तहसील से करीब 10 से 12 किलोमीटर उनका घर होता है। तभी उनकी निगाह ओमकार पर जाती है। रेड कलर की उसने टी शर्ट पहनी हुई थी। वो उसे दूर से ही पहचान लेती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि ज़रा गाड़ी को साइड में रोको। अब ड्राइवर गाड़ी को एक तरफ पार्क कर देता है। मैडम ड्राइवर से कहती है कि वो जो लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसको बुलाकर मेरे पास लाओ। दोस्तों, ड्राइवर उसके पास जाता है और कहता है कि मैडम आपको बुला रही हैं। दोस्तों, वो ड्राइवर के पीछे पीछे और उसकी दोनों बहनें भी मैडम के पास पहुंच जाती हैं। तो मैडम उनसे पूछते हैं कि क्या बात है ओमकार, तुमको ज़मीन बेचने के बाद अब तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती या कुछ बेईमानी वगैरह की है क्या। तो वो लड़कियां बोल देती कि हाँ मैडम, हमारा भाई से जो ज़मीन लिखवाई गई है वो ज़बरदस्ती डरा धमका के लिखवाई गई है। तो वो मैडम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर मिलो, मैं बाहर रुकती हूँ। दोस्तों, वो अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी को तहसील के बाहर करीब आधा किलोमीटर दूर ले जाकर रोक देना। अब ड्राइवर ऐसा ही करता है। उसके बाद ये तीनों बहन भाई पैदल चलकर 10 मिनट के बाद उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। फिर मैडम खिड़की खोलती हैं, कहती हैं कि अब तुम तीनों मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। दोस्तों, ओमकार ड्राइवर के बराबर में और उसकी दोनों बहनें पीछे मैडम के बराबर में बैठ जाती हैं। उसके बाद स्नेहा मैडम उन्हें अपने घर अपने आवास पर ले जाती हैं। घर पहुंचने के बाद उन्हें हॉल में बिठा दिया जाता है। स्नेहा मैडम अपने रूम में चली जाती हैं और कुछ देर फ्रेश होकर और कपड़े चेंज करने के बाद वापस हॉल में आती हैं और उनके साथ बैठ जाती हैं। तब तक तो चाय नाश्ता भी आ जाता है। फिर इसके बाद मैडम उन्हें चाय नाश्ता कराती हैं और ख़ुद भी उनके साथ चाय नाश्ता करते हैं। फिर स्नेहा मैडम पूछते हैं कि हाँ तो अब बताओ क्या मामला है, शुरू से आखिर तक मुझे एक एक बात बिना डरे बिना घबराए बताना है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ओमकार कुछ नहीं बोल पाता। पर उसकी जो बहनें बोलती हैं कि मैडम, जो ज़मीन उन्होंने हमसे लिखवाई है वो इस तरह लिखवाई कि वो कहते हैं कि हमसे कुछ ज़माने में तुम्हारे पिताजी ने कुछ पैसे लिए थे। कहते हैं कि 10 साल पहले जो पैसे लिए थे, अब तो पापा को मरे हुए लगभग 3 साल हो गए। उनके मरने के बाद ये हमारे भाई को डराने धमकाने लगे, पैसा मांगने लगे। बोलते हैं अभी दे दो तो सिर्फ ज़मीन से ही कर्ज उतर जाएगा, नहीं तो तुम्हारा घर भी चला जाएगा, और भी ज़्यादा देर लगाई तो तुम्हारी बहनों को भी, यानी हमें भी उल्टी सीधी बातें न जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। इतना कहकर वो लड़कियां रोने लगती हैं। मैडम कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने उनसे कितने पैसे लिए थे? तो ओमकार कहता है कि मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो लोग बताते हैं कि करीब 10 साल पहले 1 लाख रुपए लिए थे और 20% ब्याज था, तो वो ब्याज जोड़कर करीब 20-22 लाख रुपए मुझसे मांग रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने हमारी ज़मीनें हड़प लीं और मुझे भी मजबूरन उनको ज़मीन देनी पड़ी। तो मैडम कहते हैं कि तुमने ये ज़मीन के बदले जब उनको नाम की थी, बाद में पैसा भी लिया था? तो ओमकार कहता है कि नहीं मैडम, उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। कहते हैं कि जितना पैसा हमारा तेरे सर है, उससे आधी कीमत भी तेरी ज़मीन की नहीं है। और मैडम वो पैसा तो क्या ही देते, मुझे अपनी बहनों की चिंता ज़्यादा थी, तो मैंने ज़मीन उन्हीं के नाम पर कर दी। हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ इन्हीं के सहारे हूँ। हम 3 ही लोग हैं, और वैसे भी उन लोगों का हम क्या बिगाड़ सकते हैं मैडम? उनकी जो मर्ज़ी होती है वो वही करते हैं। पूरा गांव किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें कोई रोक टोक सके या उनके रास्ते में आड़े आ सके। वो लोग इतने ख़तरनाक हैं कि उन्हें जिसकी भी ज़मीन पसंद आती है उस ज़मीन को वो अपने नाम करा लेते हैं। कोई ना कोई बहाना किसी न किसी तरीके से वो हासिल कर ही लेते हैं। फिर जो रजिस्ट्रार मैडम कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम लोग शांत हो जाओ, और वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने आवाज़ से थोड़ी ही दूर एक एसडीएम अधिकारी का आवाज़ होता है वहाँ पर लेकर चली जाती हैं। एसडीएम मैडम भी एक महिला अधिकारी होती है। नेहा शर्मा उनसे मिलती है, बातचीत करती है, और ये तीनों भाई बहन भी मैडम के साथ होते हैं। तो स्नेहा मैडम एसडीएम अधिकारी को सारी जानकारी देते हुए कहती है कि मैडम, इस तरह से तो ये अब हद पार कर दी है, अब तो बिल्कुल हद हो चुकी है। इनकी भी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से इन लोगोों ने हड़प ली, इनकी ज़मीन को भी उन्हीं दबंगों ने लिखवाई है। दोस्तों, उस तहसील में जब स्नेहा शर्मा की पोस्टिंग हुई थी तो सिर्फ 6 महीने में ही उस आदमी की ये 11वीं रजिस्ट्री थी। इससे पहले भी इस तरह से कई लोगों की वह ज़मीन अपने नाम करा चुका था। करीब 500 बीघा को वो हड़प चुका था। इसमें वो 4-5 लोग पार्टनर थे। इसी तरह से अपने अपने इलाके में लोगों की ज़मीनें हड़प लेते थे। जब स्नेहा शर्मा यहाँ पर आई थी तो उन्होंने इस बात पर गौर किया था और अपने बड़े अधिकारियों से इस बात की शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैडम चाहती थी कि ये ज़मीन जो खरीदता है उसकी सही से जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन किसी ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब से महिला अधिकारी वहाँ एसडीएम बनी थी और यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी तो स्नेहा मैडम उन्हें बताती हैं, तो एसडीएम मैडम कहती हैं कि हाँ, ये तो बहुत गलत और बहुत ही अवैध रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। तो एसडीएम अधिकारी ने स्नेहा मैडम से कह रखा था कि कोई भी इनके खिलाफ पक्का सबूत मिलता है, कोई ठोस सबूत जिसे कह सकें या पक्का सबूत, तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इनके तुरंत सलाखों के पीछे करा सकूं, इन पर कोई भी कार्रवाई कर सकूं। और जब ज़मीन लिखवाते समय वो दोनों इतने आदमी घमंड के साथ मैडम से बात कर रहे थे और मैडम ने भी ओमकार को रोते हुए देखा था, तो तभी स्नेहा मैडम को भी शक हो गया था कि हो ना हो इस मामले में भी कोई ना कोई हेरा फेरी हुई है। यहाँ तक कि स्नेहा मैडम ने ओमकार का नंबर अपनी डायरी में भी नोट कर लिया था कि रात में वो फुर्सत से एक बार ओमकार से बात ज़रूर करेंगे। लेकिन जब उसको तहसील में ही पेड़ के नीचे रोता हुआ देखती हैं तो उसको पास बुलाया और एसडीएम मैडम के पास ले जाकर आ जाती हैं। अब एसडीएम मैडम ये हेरा फेरी की कहानी सुनी तो मैडम कहती हैं कि अगर ये लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं तो तुरंत उनके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगी। धमकियां देने की, ज़बरदस्ती वसूली की और भी दूसरे तरीके से ब्याज पे पैसा देना जैसे ही धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन मैडम की ये बात सुनकर ओमकार डर जाता है। बोलता है कि मैडम, हमें कुछ नहीं करना, भले ही मेरी ज़मीन छीन ली गई हो, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। अगर इन लोगों को कोई नुकसान हो गया तो मैं क्या कर पाऊँगा। तो एसडीएम मैडम कहती हैं, अब तुम्हारे सामने हम बैठे हुए हैं, तुम्हें अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ तुम्हारी बहनें नहीं, अब ये समझो ये हमारी भी बहनें हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी भी बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इन दोनों को अब हमारे पास छोड़ दो। शहर में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई और दूसरी तरीके की। मैं इनको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दूँगी, वहीं ये रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा।
वैसे ये काम क्या करती हैं और कितनी पढ़ी लिखी है? तो ओमकार कहता है कि इन दोनों ने 10वीं तक पढ़ाई की है। फिर एसडीएम साहिबा और रजिस्ट्रार मैडम कहते हैं कि तुम किसी भी बात की ज़रा भी चिंता मत करो, मैं इनका यही दाखिला करा दूंगी। तभी वो मैडम किसी व्यक्ति को फ़ोन करती हैं और कहते हैं कि वो कहता है कि मैडम कल ही दाखिला हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल ही इस काम को करा दूंगा। अब वो दोनों ओमकार को समझाती हैं। ओमकार बहुत डरा हुआ था, उसको दिलासा देती हैं और उससे हौसला भी बढ़ाती हैं। अब वो किसी तरह से गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और इतना ही एसडीएम मैडम साहिबा के लिए काफ़ी था। इसके बाद वे पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करके इसकी सूचना देते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस मामले की तह तक जाओ और जांच करो। दोस्तों, पुलिस वाले अगले दिन उन चारों के घर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। तो वो लोग उल्टा उन पुलिस वालों को ही धमकियां देना और रौब दिखाने लगते हैं। और दोस्तों, पुलिस को तो बस यही चाहिए था कि किसी तरह से ये लोग हमें धमकियां दें और फिर हमसे बदतमीजी करें, इसके बाद हम इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें। दोस्तों, इसके बाद पुलिस उन्हें अपनी टीम बुलाकर वहां से उठवा लेती है। पुलिस को धमकाने के आरोप में, सूदखोरी के आरोप में और कई दूसरे मामलों में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा ली जाती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर जांच भी शुरू हो जाती है। उनके जेल पहुंचते ही सैकड़ों लोग चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद और भी कई लोग पुलिस स्टेशन आते हैं तो उनके सताए हुए होते हैं, वो भी अपनी अपनी शिकायत उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराते हैं और एफआईआर उनके खिलाफ हो जाती है। दोस्तों, ये घटना मार्च 2020 की बात है। पुलिस उनसे कहती है कि वे रजिस्टर दिखाओ या वो डायरी दिखाओ जिसमें तुमने कहा था कि इनके पिताजी ने 1 लाख रुपए तुमसे लिए थे। इनके पिताजी ने तो कहीं अंगूठा लगाया होगा, कुछ सिग्नेचर के होंगे, कोई तो ऐसा सबूत होगा जो तुम्हारी बात सच साबित करे और हमें यकीन आ जाए। लेकिन दोस्तों, वो लोग कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिखा पाते। उनको तो बस यही काम था कि जिसकी भी उन्हें ज़मीन चाहिए होती है तो वो किसी भी घर परिवार या किसी अन्य सदस्य का पैसा लिया होता है, यही कहानी सुना देते हैं। इसके बाद उनकी पूरी टीम को हिरासत में लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और जो ओमकार की बहनें थी अब वो 6 महीने के कोर्स करने के लिए वहीं शहर में एक कंपनी के अंदर लग जाती हैं और अब उनकी भी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाती है। जिस तरह से ये रजिस्ट्री हुई थी, डरा धमका कर उनके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा था। उम्मीद है कि कोर्ट जल्द ओमकार के हक में फैसला सुना देगी। तो दोस्तों, ये रहा पीसीएस अधिकारी और एसडीएम अधिकारी मैडम की ईमानदारी की मिसाल, जिन्होंने ओमकार को इंसाफ दिलाया, उसकी बहनों की ज़िंदगी संवार दी। आप क्या कहना चाहेंगे इन 2 मैडम के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।